कक्षा 10वीं के राज्य शास्त्र का पाठ तीसरा राजनीतिक दल यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के पाठों में हम सभी ने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। हम सभी को पता है कि भारत यह एक लोकतांत्रिक देश है। भारत यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अर्थात हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है और इसीलिए हमारे भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक माना जाता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए जनता द्वारा की गई शासन पद्धति। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वयस्क मताधिकार, अर्थात यहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण हैं और वे भारत के नागरिक हैं, उन्हें प्रत्येक चुनाव में मतदान का अधिकार मिलता है। अपने इस मतदान के अधिकार का प्रयोग करके हम सभी भारतीय नागरिक अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही हमारे माध्यम से चुन करके सत्ता प्राप्त करते हैं और इस तरह से हमारे देश की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। जनता ही सर्वोपरि है भारत देश में। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के माध्यम से सिद्ध होता है। चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को हम शासन हेतु चुनते हैं और यहीं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, इन्हें हम सामाजिक संगठन भी कह सकते हैं। राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले, समान नीति कार्यक्रमों का पालन करने वाले लोगों का एक गुट होता है और यही राजनीतिक दल आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव इन्हें जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भारत में बहुदलीय पद्धति है, अर्थात यहाँ पर एक से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। चुनाव के समय यही राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर, चुनाव में खड़ा कर चुनाव लड़वाते हैं और जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस दल को बहुमत मिलता है, वही दल सत्ता प्राप्त करके, विजय प्राप्त कर जनता पर शासन करते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल की हम परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि चुनाव में सहभागी होकर उसमें विजय प्राप्त कर अपने दल की सरकार स्थापित करना, अपने दल की सरकार बनाने वाले लोगों के गुट को ही राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उनका जनाधार, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों से, उनकी विचारधारा से जितना ज़्यादा जनता सहमत होती है और उन्हें मतदान करती है, उससे ही जनाधार अर्थात मैंडेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन राजनीतिक दलों के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक दल ये दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल। राष्ट्रीय दल अर्थात नेशनल पार्टीज और प्रांतीय दल अर्थात रीजनल पार्टीज। राष्ट्रीय दल यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत होते हैं और साथ ही साथ यह देश के भिन्न भिन्न राज्यों में भी समान रूप से सक्रिय रहते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले दल को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। सबसे पहले इनमें से कोई एक शर्त को पूरा करना होता है। 4 अथवा उसमें से अधिक राज्यों में पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 6% वैध वोट मिलना उनके लिए आवश्यक होता है। वह किसी भी राज्य की लोकसभा में न्यूनतम, राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 प्रतिनिधि चुनकर आने आवश्यक होते हैं। दूसरी शर्त यह कहती है कि लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्रों के कम से कम 2% निर्वाचन क्षेत्रों या न्यूनतम 3 राज्यों से प्रत्याशियों यानी उम्मीदवारों को जीतना आवश्यक होता है। अर्थात जो पहली शर्त है वह मत के अधिक आधार पर है और दूसरी शर्त यह निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आधार पर है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र हैं 543। इसी तरह से प्रांतीय दलों की छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति है और इसी भाषा व संस्कृति का संवर्धन करने के लिए और अधिक से अधिक अपने प्रांत के लोग उस प्रांतीय राजनीति में आगे आएं, इसके लिए ये प्रांतीय दल कार्यरत होते हैं। अपने प्रांत के प्रति अभिमान का भाव, अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलें,
इसकी भावना रखने वाले ये दल होते हैं और ये अपने प्रदेशों के लोगों के हितों के लिए ज़्यादा सक्रिय एवं कार्यरत रहते हैं। प्रांतीय दलों के लिए भी कुछ शर्तें हैं। प्रांतीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में न्यूनतम 6% वोट पाना अथवा कम से कम 2 प्रतिनिधियों का विधानसभा में चुनकर आना आवश्यक होता है, अथवा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की न्यूनतम 3% स्थान अथवा कम से कम 3 स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में इस समय 288 सदस्य हैं और 288 का 3% अर्थात कम से कम 9 या 10 सदस्य ये चुनकर यदि चुनाव में आते हैं तो वह दल प्रांतीय दल कहलाता है। अब हम देखेंगे भारत के कुछ मुख्य राष्ट्रीय दल। सबसे पहले हम राष्ट्रीय दलों को देखेंगे। स्थापना के वर्षों के अनुसार मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। स्वातंत्र्य काल का सबसे ज़्यादा प्रभावी दल। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में इसी दल का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल व अल्पसंख्यक वर्गों के लिए समान अधिकार, व्यापक समाज कल्याण, इस नीति पर यह दल आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामाजिक समता, इन पर इनका विश्वास है। मैं प्रत्येक दल की नीति भी आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। दूसरे नंबर पर आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। श्रमिकों व परिश्रमी वर्गों के हितों की रक्षा करना, पूंजीवाद का विरोध, अधिक से अधिक लाभ श्रमिकों को मिले, इसका ध्यान रखने वाली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आगे हम देखेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ और इसी की वजह से एक गुट अलग होकर के इसी गुट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह दल भी, इस दल की भी नीति यही कहती है कि श्रमिकों व किसानों के हितों की रक्षा सरकार करे, अधिक से अधिक जो लाभ मिले उद्योगों में वो श्रमिकों को मिले और साथ ही साथ साम्राज्यवाद का विरोध करना भी इनकी प्रमुख नीति है। चौथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल है आपके सामने भारतीय जनता पार्टी। 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ, इसका आगे चलकर विलय हुआ 1977 में जनता पार्टी में और फिर इसी जनता पार्टी के विभाजन के फलस्वरूप 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी की नीति है प्राचीन भारतीय संस्कृति व परंपराओं का संवर्धन। यह पार्टी की मुख्य विचारधारा भी है और साथ ही साथ देश के वित्तीय सुधारों पर अधिकाधिक जोर देना यह पार्टी की मुख्य नीति रही है, मुख्य कार्यक्रम रहा है। अगला दल जो हम देख रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय दल, वह है बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बहुजन का अर्थ होता है दलित, आदिवासी, कमजोर, दुर्बल वर्ग, इनके हितों की रक्षा और साथ ही साथ इन्हें सत्ता की मुख्य धारा में लाना, यह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों की मुख्य विचारधारा थी। अधिकाधिक उनके हितों की रक्षा करना। और इसके बाद आता है क्रमांक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही अलग होकर यह पार्टी बनी और इनकी नीति, इनकी विचारधारा भी लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समान ही रही है और साथ ही साथ ये कई जगह कांग्रेस के साथ ही सत्ता में सहभागी हैं। और जो अंतिम पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 1998 में इसकी स्थापना हुई, परंतु चुनाव आयोग ने इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी और यह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही निकलकर बना हुआ एक दल है। इनके नीति कार्यक्रम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समान ही है। अब हम देखते हैं प्रांतीय दलों को। भारत के कई प्रांतीय दल हैं, परंतु उनमें सभी दलों का उल्लेख यहाँ नहीं कर सकते, अतः कुछ मुख्य दल जो हैं प्रांतीय, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के प्रांतीय दल की बात करेंगे। शिवसेना, जिसकी स्थापना हुई 1966 में और स्थापना के वर्ष से ही यह दल
यहाँ की मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। अधिकाधिक यहीं के लोगों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिले, सरकार बनाने में ये आगे आए, यह इस दल की भूमिका रही है। और पहले जो स्वायत्तता की बात होती थी, अब उस बात को छोड़कर अब ये दल भी धीरे धीरे मुख्य राजनीति में आने लगे हैं और यही दल आज हमारे यहाँ पर सत्ता में अग्रसर है, सत्ता बनाए हुए है, सत्ताधारी पार्टी है। जो अगला प्रांतीय दल है वो है शिरोमणि अकाली दल। यह पंजाब राज्य में सक्रिय है और यह पंजाब राज्य की मुख्य प्रांतीय पार्टी है, मुख्य प्रांतीय दल है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। पंजाब प्रांत का यह महत्वपूर्ण दल है। पंजाब की धार्मिक प्रांतीय अस्मिता का संरक्षण, संवर्धन, इनको ये प्राथमिकता देते हैं और ये पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। हम अगले दल की बात करेंगे, प्रांतीय दल, वह है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और कश्मीरियों के हितों की रक्षा, कश्मीर को एक स्वायत्त प्रांत बनाने की इनकी नीति रही है और यह भी कश्मीर की एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी रही है, प्रांतीय दल रहा है। अगला है असम गण परिषद। 1985 में इसकी स्थापना। असम की स्थापना होते ही जो बांग्लादेशी शरणार्थी थे उनके प्रश्न पर, उनके हितों की रक्षा करना, उनके प्रश्न को हल करना, असम की सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक धरोहर, इनकी रक्षा करना और असम में ये कई वर्षों से सत्ता में पार्टी रही है। अगली महत्वपूर्ण प्रांतीय पार्टी है वह है दक्षिण की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। 1920 में जस्टिस पार्टी, इससे अलग होकर के एक नई पार्टी बनी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और फिर इसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी की स्थापना 1949 में हुई और इसके पश्चात 1972 में पुनः इसमें से एक गुट ने अलग कर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK इस पार्टी की स्थापना की और इनकी नीतियां हैं, यह तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी रही है, आज भी सत्ता में है। तमिल अस्मिता का संवर्धन, तमिलनाडु के सभी स्तरों के मतदाताओं का समर्थन इन्हें प्राप्त है और साथ ही साथ इन्होंने कई महत्वपूर्ण उपाय योजनाओं को कार्यान्वित किया है। आगे हम देखेंगे सभी राजनीतिक दलों का एक सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, जिसे देख करके मतदाता उन्हें मत देते हैं। सभी ये चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह और इसके पश्चात प्रांतीय दलों के चुनाव चिन्ह। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने ये है कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दलों के चुनाव चिन्ह। सबसे पहले आप देखिए तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आगे हम देखेंगे कुछ प्रांतीय दलों, इनके सिंबल्स को, इनके चुनाव चिन्हों को। पहली शिवसेना, महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण रीजनल पार्टी। शिरोमणि अकाली दल, इनका चुनाव चिन्ह। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इनका चुनाव चिन्ह। असम गण परिषद, यह इनका चुनाव चिन्ह है। आशा है आपको इस छोटे से वीडियो के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी एवं प्रांतीय पार्टी यह संकल्पना स्पष्ट हुई होगी।